नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं संतोष कुमार चौरसिया, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंडा, जिला सागर से। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन शास्त्र के अंतर्गत पहली इकाई रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं के बारे में पूर्व में पढ़ चुके थे। अब हम इसके प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चन अगर आता है तो हम किस तरीके से उसका आंसर देंगे, कैसे हम उसको प्रभावी तरीके से लिख पाएं कि हमारे जो नंबर हैं वो ना काटे जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। द्रव्य अविनाशिता के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। चलिए तो देखते हैं इसके उत्तर को हम कैसे लिखेंगे। इस नियम को सबसे पहले लोमोनोसोव नामक साइंटिस्ट ने दिया था और लेवोसियर नामक साइंटिस्ट ने इस नियम की पुष्टि की थी। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम इसी नियम को दूसरी भाषा में देखें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी उत्पाद अभिकारक से ना तो ज़्यादा बन सकता है, ना ही कम बन सकता है। अगर हम इसे किसी अभिक्रिया के उदाहरण से समझना चाहें तो देखें, इसमें मीथेन के एक अणु को जलाने के लिए या दहन करने के लिए 2 ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे एक CO2 और 2 H2O के अणुओं का निर्माण होता है। अगर हम इसमें अभिकारक की ओर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या देखें तो अभिकारक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में भी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है जो CO2 के रूप में हमें दिखाई दे रही है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखें तो मीथेन में 4 है हाइड्रोजन परमाणु केवल अभिकारक की तरफ, और ऑक्सीकारक में या उत्पाद में हम देखें तो 2H2O में 4 हाइड्रोजन परमाणु हमें दिख रहे हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। अर्थात सिद्ध हो जाता है कि द्रव्यमान को हम नष्ट नहीं कर सकते। यदि हम इस नियम को उदाहरण द्वारा समझें या प्रयोग करके देखते हैं तो एक चौड़े मुंह वाले फ्लास्क में हम कुछ रेत लेते हैं। उस रेत के ऊपर फास्फोरस का एक टुकड़ा रख देते हैं और कॉर्क की सहायता से अच्छी तरह से इसको वायुरोधी करके बंद कर देते हैं। अब इसका वजन लेते हैं और इसे नोट कर लेते हैं। अब पात्र को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो फास्फोरस का टुकड़ा जल उठता है और पूरा का पूरा जो पात्र है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के धुएं से भर जाता है। तो हमें लगता है कि हमने द्रव्य को नष्ट कर दिया है। अब ठंडा होने पर जब हम इस पात्र को पुनः तौलते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे सिद्ध हो जाता है कि द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसी को अगर हम दूसरे प्रयोग द्वारा देखें तो जैसे कि बेरियम क्लोराइड की जब क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और क्यूपरिक क्लोराइड बनता है। अब अगर हम इसको एक चित्र की सहायता से समझते हैं तो जैसे कि एक कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में सबसे नीचे देखें नीले कलर से हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भर दिया है। उसी में एक परखनली रखी हुई है। इस परखनली में बेरियम क्लोराइड रखा हुआ है, दोनों सॉल्यूशन हैं। अब इसको एक कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया है। इसका बंद करने के बाद जब हम इसका वजन लेते हैं तो वजन इसका आ रहा है 300.23 ग्राम। अब हम इसे क्या करते हैं,
इसे ऐसा उल्टा पुल्टा कर देते हैं और ऐसा करने से दोनों मिश्रण आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलने से इनकी क्रिया हो जाती है और क्रिया के दौरान बेरियम सल्फेट और क्यूपर क्लोराइड बन जाता है। जब बेरियम सल्फेट और क्यूपर क्लोराइड बनने के बाद हम इसका पुनः वजन लेते हैं तो इसका वजन 300.23 ग्राम अर्थात वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे सिद्ध हो जाता है कि अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस नियम से संबंधित कोई न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो जैसे 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, तब 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यह दिखाइए कि ये आंकड़े द्रव्य की अविनाशिता के नियम को प्रमाणित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये द्रव्य अविनाशिता के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। अभिकारकों का हम अगर कुल द्रव्यमान देखें तो प्रश्न के अनुसार 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान 228.5 ग्राम हुआ। उत्पाद के कुल द्रव्यमान की बात करें तो चूंकि इसमें 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है, तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ते हैं तो 228.5 ग्राम उत्पाद का द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमें देखने पर संख्यात्मक मान देखने पर पता चल रहा है कि अभिकारक का द्रव्यमान भी 228.5 ग्राम था और उत्पाद का द्रव्यमान भी 228.5 ग्राम है, अतः अभिकारक और उत्पाद के जो द्रव्यमान है वो समान होने की वजह से ये द्रव्य अविनाशिता के नियम को प्रमाणित कर रहे हैं। इनकी अगर हम रिएक्शन देखें तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के पश्चात इस तरीके से सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम पुनः द्रव्य अविनाशिता के नियम को प्रमाणित कर पा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, स्तर अनुपात के नियम को समझाइए। तो देखा जरा स्तर अनुपात का नियम क्या है। स्तर अनुपात के नियम को सबसे पहले जोसेफ लुई प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1799 में दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। यानी कोई भी रासायनिक यौगिक हो उसमें जो तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव स्थिर रहता है, वह यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। यदि हम जल की बात करें तो जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार जो अनुपात है वो 1:8 होता है। जनरली होना चाहिए 2:16। 2:16 को और सरल 1:8 कर दिया है, तो यह 1:8 ही रहेगा, चाहे वह जल नदी या झरने का हो, यही जल तालाब का हो, तालाब के जल में भी यही रहेगा, यानी 1:8 ही पाया जाएगा। वर्षा का जो जल होगा उसमें भी 1:8 का ही अनुपात होगा। यहाँ तक कि प्रयोगशाला में जो निर्मित जल है वो भी 1:8 के अनुपात में उपस्थित होता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है कि अनुपात हमेशा निश्चित होता है। इसी प्रकार एक और प्रश्न, गुणित अनुपात के नियम को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो गुणित अनुपात का जो नियम है वो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो एक पदार्थ का निश्चित अनुपात दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न अनुपात से क्रिया करता है, तो दूसरा तत्व हमेशा गुणित अनुपात में रहता है। यानी जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो बहुत सारे यौगिक बनाता है, जिसे हम ऑक्साइड के रूप में देख पा रहे हैं। पहला अगर हम देखें तो N2O इसका प्रथम ऑक्साइड है,
इसमें हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को देखते हैं। तो द्रव्यमान हम देखें तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 है और ऑक्सीजन एक परमाणु है, इसलिए इसका 16। अगर हम नाइट्रोजन का द्रव्यमान फिक्स कर दें, यानी अगर 14 कर दें, तो आधा करने पर हमें 28 का आधा 14 और 16 का आधा 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहली लाइन ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 14:8 है। दूसरे में अगर हम नाइट्रक ऑक्साइड में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो 14:16 है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का अनुपात पहले से ही 14 है, अतः इसको हम ज्यों का त्यों 14:16 लिख देते हैं। हम तीसरी लाइन में अगर N2O3 देखें नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 14:48 है, 28:48 है। क्योंकि हम इसको फिर से 14 में बदलना चाहते हैं, तो इसलिए इसका आधा करने पर 14:24 हमें प्राप्त हो जाता है। चौथी लाइन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 14:32 है। नाइट्रोजन का चूंकि अनुपात फिक्स 14 है पहले से, तो इसलिए इसको ज्यों का त्यों 14:32 लिख देते हैं। और अब हम पांचवें नंबर पर नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की बात करते हैं। तो पेंटा ऑक्साइड क्या होता है कि तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 80 अनुपात में उपस्थित है। क्योंकि हम नाइट्रोजन को फिर से 14 में करना चाहते हैं, तो 28 को हमने आधा कर दिया, तो 14:40। अब हम इनमें पूरे में हम नाइट्रोजन का अनुपात देखें तो सभी में नाइट्रोजन का अनुपात 14 यानी निश्चित कर दिया गया है। ऑक्सीजन का अनुपात भिन्न भिन्न है। तो अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो देखें एक नंबर से 8, 16, 24, 32, 40 अर्थात ऑक्सीजन का अनुपात गुणित अनुपात में मिल गया है। इसी उदाहरण को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे नाइट्रक ऑक्साइड NO, इसमें 14:16 है, यानी 1:1, यानी 1 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। NO2 में देखें तो 14:32 यानी 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। पर तीसरे वाले में देखें N2O में तो 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, पर 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन। यानी अनुपात देखें हम सबसे नीचे तो 1:1 है, या फिर 1:2 है, या फिर 2:1 है, या फिर 2:2 है, या फिर 2:5 है। यानी अगर हम इसको देखते जाएं तो इनका जो अनुपात है वो कैसा रहता है, गुणित अनुपात में रहता है। तो अब हम व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात के नियम को देखते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। यह नियम JB रिचर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इनके अनुसार यदि दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तो ये जो दो तत्व हैं वो अगर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त करते हों, तो इन तत्वों में जो भी अनुपात हमें प्राप्त हुआ होगा उनका अनुपात हमें वही प्राप्त होगा जब ये दोनों तत्व आपस में क्रिया करेंगे। या तो वही प्राप्त होगा या फिर उसका सरल गुणक प्राप्त होगा। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमें चित्र में दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में संयोग करके CH4 बना रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का हम निश्चित अनुपात कर देते हैं 4 और कार्बन का अनुपात देखते हैं 4 के कंपेयर में, तो ये आता है 12। तो CH4 में हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 4 है और कार्बन का अनुपात 12 है, तो 4:12 हुआ। अगर हम H2O में अभी अनुपात देखें तो 2:16 है, लेकिन हम हाइड्रोजन का अनुपात निश्चित अर्थात 4 करना चाहते हैं, तो इसको हमें दोगुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4:32। यानी CH4 में हाइड्रोजन का 4 अनुपात लिया, ऑक्सीजन का तो कार्बन का अनुपात हुआ हमें 12, और H2O में जब हमने हाइड्रोजन का अनुपात 4 लिया तो हमें ऑक्सीजन का अनुपात मिला 32। अब अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में संयोग कराते हैं तो जो पदार्थ हमें मिलेगा वो या तो 12:32 होगा या इसका सरल गुणक होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों की क्रिया से CO2 को प्राप्त किया है। CO2 को प्राप्त करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:32 मिल रहा है। अर्थात हमें वही अनुपात मिल रहा है जब ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करने में अनुपात में थे।
इस प्रकार व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात के नियम को सिद्ध किया जाता है। अब हम मूल संकल्पना या मूल अवधारणा को समझते हैं। तो मूल क्या है? अगर हम मूल पदार्थ की मात्रा की बात करें तो जो मूल है वो मात्रा का एक ऐसा ही मात्रक है। जिस प्रकार दर्जन एक संख्या का मात्रक है, दर्जन का अर्थ 12 होता है, ठीक उसी प्रकार मूल भी एक संख्या का ही मात्रक है। और इस जो संख्या का जो मान है वो भी निश्चित होता है। इनमें कणों की जो संख्या है वो 6.023 × 10⁻23 होती है। अर्थात एक मूल पदार्थ में 6.023 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार एक दर्जन अगर हम केले की बात करें तो केवल 12 केले हो सकते हैं। अगर हम वही दर्जन जो बर्ड है वो अगर हाथी में लगा देते हैं तो उसका मतलब 12 हाथी हो जाता है। वही दर्जन अगर हम चींटी में लगा देते हैं तो एक दर्जन चींटी का मतलब 12 चींटी होता है। यानी जिस बर्ड में दर्जन लग जाएगा उसका अर्थ संख्या से है कि वो 12 चीजें हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो एक मूल पदार्थ अर्थात पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 कण, अगर हम जिसमें भी ये मूल लगाते जाएंगे उसमें इतने अणु होते जाएंगे। जैसे कि एक मूल अणु तो 6.023 × 10⁻23 अणु। अगर हम एक मूल आयन की बात करते हैं तो इसका मतलब है 6.023 × 10⁻23 आयन। जिस तरीके से अभी हमने उदाहरण दिया था दर्जन का, इसी प्रकार एक मूल इलेक्ट्रॉन यानी इतने ही इलेक्ट्रॉन, एक मूल परमाणु यानी इतने ही परमाणु, जिस संख्या हमें पहले से पता है 6.023 × 10⁻23। अब हम यहाँ पे एक मूल तो करते आ रहे हैं। अगर हम 2 मूल की बात करें तो अगर हम दर्जन में 2 दर्जन की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 का 2 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 24 हो जाएगा, यानी 2 × 12। अगर हम यहाँ पे 2 मूल की बात करना चाहें तो क्या होगा? जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब हुआ 2 × 6.023 × 10⁻23। अर्थात हमें 2 मोल की बात करेंगे तो उसी संख्या में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम आधे मोल की बात करेंगे तो इसी संख्या में हम 2 का भाग लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें मोल संकल्पना समझ आ जाती है। अब हम मोल संकल्पना या मोल अवधारणा की महत्वपूर्ण बात को समझते हैं कि कितने पदार्थ को हम मोल कहेंगे। तो देखा जा रहा है एक मोल पदार्थ प्राप्त करने के लिए उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर भार की आवश्यकता होती है। जैसे सोडियम के आणविक द्रव्यमान की बात करें तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, यानी अगर हमें सोडियम के 1 मोल चाहिए तो 23 ग्राम सोडियम की आवश्यकता होगी। 23 ग्राम सोडियम में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो 6.023 × 10⁻23 होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक यूरेनियम परमाणु की बात करते हैं तो यूरेनियम का अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान 238 है तो इसके 238 ग्राम में भी परमाणुओं की संख्या इतनी ही होगी। यानी क्या पता चला कि जितना आणविक द्रव्यमान होगा उतने आणविक द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या समान होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कार्बन में देखें तो कार्बन का चूंकि परमाणु द्रव्यमान 12 है तो 12 ग्राम में जो परमाणुओं की संख्या हमें दिख रही है वो देखें 6.023 × 10⁻23 है। अगर हम इसी तरीके से कॉपर के एटम की बात करें तो कॉपर का जो द्रव्यमान है 63.5, तो 63.5 द्रव्यमान में इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 × 10⁻23। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का द्रव्यमान तो अलग अलग है लेकिन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है। अर्थात हमें पता चल जाता है कि एक मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक मोल द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणुओं की जो संख्या है वो समान होगी, उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, सूत्र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं केमिस्ट्री में सूत्र एक रीढ़ की हड्डी है, सूत्र हमें पता होने ही चाहिए। तो सूत्र को अगर हम परिभाषित करना चाहें
तो तत्वों के संकेतों का वह संगठन जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है सूत्र कहलाता है। सूत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? सूत्रों के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। आणविक सूत्र, जिसे हम अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। दूसरा मूलानुपाती सूत्र, जिसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। और तीसरा है संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हम अणु सूत्र या आणविक सूत्र को परिभाषित करें तो वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है आणविक सूत्र कहलाता है। वास्तविक संख्या से तात्पर्य है जैसे बेंजीन का जो अणु सूत्र है वो C6H6 होता है। इसका तात्पर्य है कि बेंजीन के एक अणु में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यानी इस सूत्र से ने क्या बताया है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बताई है। तो संख्या बताने वाले सूत्र को, जो वास्तविक संख्या दर्शाता है, संख्या बताने वाले सूत्र को हम अणु सूत्र कहते हैं। कुछ और अगर हम अणु सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज का जो अणु सूत्र है वो C6H12O6 अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या 6, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6 है। यानी हमें इसमें भी परमाणुओं की संख्या पता चल रही है। यूरिया की बात करें तो यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। तो अगर हम इसके अणु सूत्र की बात करें तो जितने भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उनको जोड़ करके इसका अणु सूत्र बन जाता है N2H4CO। इसी प्रकार जल का जो अणु सूत्र है वो होता है H2O अर्थात जल के एक अणु में या एक यौगिक में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। अब हम मूलानुपाती सूत्र को देखते हैं। मूलानुपाती सूत्र वह सरलतम सूत्र जो किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की अपेक्षक संख्या को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है, इसके एक अणु में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं अर्थात कार्बन हाइड्रोजन का न्यूनतम पूर्ण अनुपात 1:1 है। इसलिए हम बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH लिख सकते हैं। अगर हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध की बात करें तो अणु सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है। अगर हम N बराबर लिख देते हैं तो आणविक सूत्र अपॉन मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होता है। अगर हम संरचना सूत्र देखें तो संरचना सूत्र जैसे कि ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र बना हुआ है, इसमें संरचना सूत्र में ये पता चलता है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की या किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वो किस तरीके से प्रदर्शित होती है, कैसे संयोजकता पूर्ण हो रही है। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज के अणु में देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की सभी कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, सभी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या संयोजकता 2 है और सभी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या संयोजकता 1 है। तो संरचना सूत्र में द्वारा में ये पता चल जाता है। इसी प्रकार अगर हम यूरिया का संरचना सूत्र देखें तो ये यूरिया का संरचना सूत्र में नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता हमें 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और कार्बन की संयोजकता 4 प्रदर्शित हो रही है। अब हम तत्व, यौगिक और मिश्रण की बात करते हैं। तो अगर हम तत्व को परिभाषित करें तो लगभग एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी रचना तत्व कहलाती है। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि जो तत्व हैं। तो हाइड्रोजन नामक तत्व में केवल हाइड्रोजन के ही परमाणु संभव हैं, सोडियम में केवल सोडियम के ही परमाणु उपस्थित होंगे। इसी प्रकार पोटेशियम में पोटेशियम के ही परमाणु पाए जाते हैं। अगर हम यौगिक और मिश्रण में अंतर देखें तो यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में संयोग करते हैं, यानी संख्या को हम अनुपात भी कह सकते हैं। तो एक निश्चित संख्या में जब संयोग करेंगे तो जो पदार्थ बनेगा वो यौगिक होगा। और मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए अगर पदार्थ को, तो जो पदार्थ बनता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। यौगिक का रासायनिक संगठन भी निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता।
बने यौगिक के तीसरा नंबर अगर हम देखें तो बने यौगिक के गुण मूल पदार्थों से एकदम भिन्न होते हैं। यानी जैसे हम जल की बात करें, जल एक यौगिक है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में जलने की प्रवृत्ति और ऑक्सीजन में दहन में सहायता करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल का निर्माण करते हैं तो इसमें ना तो हाइड्रोजन की कोई गुण या प्रॉपर्टी शेष रह जाती है, न ही ऑक्सीजन की जलाने वाली प्रवृत्ति शेष रह जाती है, बल्कि एक नया गुण का प्रादुर्भाव होता है और यह नया गुण बुझाने की प्रवृत्ति होती है। जबकि अगर हम मिश्रण में तीसरे पॉइंट की बात करें तो मूल अवयव अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसके लिए जैसे हम शरबत की बात करें तो शरबत में अगर हम शक्कर और पानी मिलाते हैं तो शक्कर का जो गुण है मीठेपन का, वो पानी में मिलाने के बाद मीठेपन के गुण को अपनी खोती नहीं है। यानी पानी में मिलाने के बाद शरबत जो बनेगा, शक्कर मिलाने के बाद जो पानी और शक्कर से जो शरबत बनेगा उसमें शक्कर के जो गुण हैं वो गायब नहीं होंगे। चौथे पॉइंट में अगर हम देखें तो मूल पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यानी अगर हमने जल के अणु का निर्माण किया है तो भौतिक विधि से इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि मूल अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। हमने यहाँ पर उदाहरण आपको शरबत का दिया था जिसमें हमने मूल पदार्थ इसमें शक्कर और पानी मिलाया था। भौतिक विधि यानी अगर हम इसको वाष्पित कर दें, शरबत को वाष्पित कर देते हैं तो इसमें पानी वाष्पित हो जाएगा, यानी पानी और शक्कर अलग अलग हो जाएगी। अगर हम इनके उदाहरण देखें तो यौगिक में जो प्रमुख उदाहरण है वो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, साधारण नमक है, शर्करा, चूना, यूरिया इत्यादि ये यौगिक के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें तत्व जो है वो निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। अगर हम मिश्रण के उदाहरण की बात करें तो वायु, जैसा कि हम जानते हैं कि वायु में सभी गैसें मिश्रित रहती हैं, कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। आयोडीन युक्त नमक। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।